आज हम 10 रूपक पर बात करेंगे। 10 रूपक जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि 10 प्रकार के रूपक हैं। उन रूपकों पर जो जिनकी रचना है 10 रूपक धनंजय, जो कि राजा मुंज के दरबार में थे, उन्होंने 10 रूपकम ग्रंथ की रचना की और उनका ये उद्देश्य रहा कि जो नाटकम संप्रकरणम बाढ़ प्रसनम डिमः व्यायोग समपकारो वीथ्यंकिया मृगा, ये जो 10 रूपक हैं, इन 10 रूपकों को विस्तार से जो पाठक है उनको उसका ज्ञान कराया जा सके। बंधुओं, इसी 10 रूपक पर आज हमारी चर्चा प्रारंभ है। 10 रूपक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जो विशेष जानकारी है वह आपको बता दें। यह जैसा कि बताया जा चुका है कि कवि धनंजय के द्वारा रचित है और इसका यदि समय की बात की जाए तो 974 ईस्वी से 994 ईस्वी के मध्य इसका रचना काल विद्वानों ने माना है, क्योंकि इनका जो समय है महाराज मुंज के समय माना जाता है। और ये एक विद्वान हुए हैं, इनका नाम है धनिक, इनके भाई थे धनंजय के। और धनिक ने 10 रूपक ग्रंथ पर 10 रूप अवलोक टीका भी लिखी। और जो 10 रूपक ग्रंथ धनंजय के द्वारा लिखा गया उसमें कुल 4 प्रकाश हैं। 4 प्रकाश हैं तो प्रथम प्रकाश की विषय वस्तु, द्वितीय प्रकाश की विषय वस्तु, तृतीय की, चतुर्थ की क्या है वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले कुछ और विशेष जानकारी आपको बताना चाहता हूं कि जो 10 रूपकम ग्रंथ है, जो कि एक सामान्य सी बात है कि रूपक क्या है। चलिए मैं रूपकों की विषय में पुस्तक के आधार पर ही बताएंगे। रूपक का लक्षण क्या है और उसके कितने भेद हैं वो बाद में बताएंगे। पहले हम बात करते हैं जो 4 प्रकाश हैं 10 रूपकम में। प्रथम प्रकाश इसमें बंधु प्रथम प्रकाश में कथा वस्तु से संबंधित जानकारी मिलेगी। कथा वस्तु का ही हम जो पर्याय हैं वो क्या हैं? वस्तु, इतिवृत्त। ये कथा वस्तु कोई कहते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कथा वस्तु अर्थात इतिवृत्त या वस्तु या कथानक के विषय में कितने भेद हैं, कथानक के कितने प्रकार का होता है, आधिकारिक कथा वस्तु क्या है, प्रासंगिक कथा वस्तु क्या है, पथाकपित्री क्या है, अर्थोपक्षेपक, स्कंबक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार, प्रवेश आदि। ये सब जो चर्चा है, महत्वपूर्ण जो पंच अर्थ प्रकृतियाँ क्या हैं, पंच कार्यावस्थाएँ क्या हैं और पंच अर्थ प्रकृतियों से, पंच कार्यावस्थाओं से मिलकर के जो पंच संधियाँ बनती हैं, तो इनका भी चर्चा प्रथम प्रकाश में ही बंधु मिलती है। तो प्रथम प्रकाश की जो कथा जो मुख्य विषय वस्तु है वह है कथा वस्तु के भेद प्रभेद की बात करना। कि भेद प्रभेद और पंच, पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले रूपकों का लक्षण, रूपक का लक्षण आपको यहाँ पर मिलेगा। नाट्य का लक्षण अवस्थानुकृति नाट्यम करके आपको मिलेगा। नाट्य किसे कहते हैं, रूपक किसे कहते हैं, रूप किसे कहते हैं, ये सब बताने के बाद जो रूपकों के भेदक तत्व हैं उन भेदक तत्वों पर बात की गई है।
इसके बाद जो यहाँ पर लिख देते हैं रूपकों के भेदक तत्व। भेदक तत्व बताए गए हैं। भेदक तत्वों में यदि बात की जाए तो वस्तु, नायक नायिका और रस ये रूपकों के भेद का आधार है। जैसे कि जो 10 रूपक हैं उन 10 रूपकों में परस्पर क्या अंतर है, तो हम कैसे करेंगे? कथा वस्तु के आधार पर विभाजन होगा उनका, नायक नायिका के आधार पर विभाजन होगा और रस के आधार पर उनमें विभाजन होगा, जिससे कि हम अंतर कर सकेंगे कि नाटक में और प्रकरण में या परस्पर क्या अंतर है, आदि आदि। इस प्रकार रूपकों के भेदक तत्व बताए गए हैं प्रथम प्रकाश में ही। और कथा वस्तु के भेद प्रभेद तो यहाँ पर लिख ही दिया है। उसमें आधिकारिक कथा वस्तु क्या है, और प्रासंगिक कथा वस्तु क्या है, पताका प्रक्रिया क्या है, इन सभी को बताते हुए पंच अर्थ प्रकृतियों को सिद्ध किया है। क्योंकि पंच अर्थ प्रकृतियां बंधुओं कौन सी होती हैं? पताका, बिंदु, कार्य, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं। बीज क्या है, बिंदु क्या है, पताका क्या है, प्रक्रिया क्या है, कार्य क्या है। तो ये 5 अर्थ प्रकृतियों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। तो हम वो भी उनको लिख लेते हैं कि पंच अर्थ प्रकृतियां, पंच अर्थ प्रकृति, पंच अर्थ प्रकृति की चर्चा जब की गई है, कौन कौन सी? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये 5 बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं जिनका लक्षण और उदाहरण के साथ प्रथम प्रकाश में स्पष्ट विवेचन है। इसके पश्चात पंच कार्यावस्था, पंच कार्यावस्थाएं, जो 5वां है, देखिए जो अर्थ प्रकृति, 5वीं अर्थ प्रकृति है, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। इसी कार्य की 5 स्टेज होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। तो इस कार्य की 5 अवस्थाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। तो बंधुओं, ये 5 कार्य अवस्थाएं हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। इनका भी उदाहरण के साथ, लक्षण के साथ विवेचन है। और इन दोनों से मिलकर ही, पंच अर्थ प्रकृतियां और पंच कार्यावस्थाओं से मिलकर ही जो पंच संधियां बनती हैं, पंच संधि, तो पंच संधियां बनती हैं, मुख संधि, प्रतिमुख संधि आदि आदि। तो मुख आदि पंच संधियों का विवेचन बताया जाएगा उदाहरण के साथ। मुख आदि पंच संधियां जैसे बीज और आरंभ से मिलकर के, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कैसे बनती है संधि। बीज नाम की अर्थ प्रकृति और आरंभ नाम की कार्यावस्था जब दोनों मिलती हैं
तो मुख संधि बनती है। तो इसी प्रकार से जब बिंदु नाम की अर्थ प्रकृति और यत्न नाम की कार्यावस्था मिलती है तब प्रथमुख संधि बनती है। इस तरीके से पंच संधियों का विवेचन है, उनको मैं विस्तार से बाद में संधि के प्रकरण में आपको बताऊंगा। अभी पंच अर्थ प्रकृतियां, पंच कार्यावस्था, पंच संधियां का विवेचन करने के पश्चात प्रथम प्रकाश की जो विषय वस्तु है वह अर्थोपक्षेपक, 5 अर्थोपक्षेपक होते हैं। उन पंच अर्थोपक्षेपकों पर भी उदाहरण के साथ लक्षण आपको 10 रूपक में मिलेगा। पंच अर्थोपक्षेपक, और उसमें भी आपने जब कभी नाटक इत्यादि, प्रकरण इत्यादि पढ़े होंगे तो विस्कंभक क्या है, चूलिका क्या है, अंकास्य क्या है, अंकावतार क्या है, प्रवेशक क्या है, और उनका विवेचन और उनका वर्णन आपको नाट्य ग्रंथों में मिलता है। उन्हीं को पंच अर्थोपक्षेपक कहते हैं। वो अर्थ को बताने वाले और भूत की कथा, आने वाली कथा के सूचक होते हैं। तो उनका वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि धनंजय ने किया है प्रथम प्रकाश में ही। कौन कौन है वे? विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकास्य और विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार। इनको भी विस्तार से बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से बंधुओं, जो कथा वस्तु से संबंधित चर्चा है वह प्रथम प्रकाश में की गई है। द्वितीय प्रकाश में जब हम पहुंचते हैं, द्वितीय प्रकाश की कथा वस्तु, विषय वस्तु, द्वितीय प्रकाश में नायक क्या है, नायिका क्या है, नायक के कितने भेद होते हैं, नायिका के कितने भेद होते हैं, नायिका की जो अवस्थाएं हैं, श्रृंगार संबंधी अवस्थाएं कितनी हैं, नायक के कितने भेद हैं। तो नायक और नायिका, नायक, नायिका, भेद प्रभेदों पर विस्तार से चर्चा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोधत 4 प्रकार का जो नायक है होता है, वो सभी वर्णन आपको इसी द्वितीय प्रकाश में मिलेगा। इसी प्रकार से मुग्धा नायिका, प्रगल्भा नायिका, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, इस तरीके के जो भेद हैं और उनकी जो श्रृंगार संबंधी जो अवस्थाएं हैं, जैसे वासक नायिका के संबंध में वासक सज्जा, उत्कंठिता, इस विरह, उत्कंठिता आदि जो भेद हैं नायक नायिका से संबंधित जो मुख्य जानकारी है वो भी आपको इस द्वितीय प्रकाश में ही मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर संक्षेप में लिख दिया है। तृतीय प्रकाश की बात करें, तृतीय प्रकाश में बंधुओं जो 10 रूपक अभी आपको बताए गए थे, जिनका नाम मात्र प्रथम प्रकाश में उल्लेख है, 10 रूपकों का नाम तो प्रथम प्रकाश में दिया गया है, लेकिन उनका विवेचन, उनका वर्णन आपको तृतीय प्रकाश में मिलेगा। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समपकार, वीथी, अंक और ईहमर, इनका मैं नाम यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ये 10 जो रूपक हैं, 10 रूपकों का विवेचन आपको तृतीय प्रकाश में मिलेगा। और साथ ही केवल 10 रूपक ही नहीं, 10 रूपकों के भी जो उपरूपक हैं, नाटिका आदि, इनका विवेचन भी आपको यहाँ मिलेगा। और साथ ही जो वृत्ति होती है, सात्विक वृत्ति, भारतीय वृत्ति, आर्भटी वृत्ति आदि आदि,
का इसकी वृत्ति, इन वृत्तियों का वर्णन भी धनंजय ने अपनी पुस्तक में स्थान इनको दिया है। तो ये विवेचन सब आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ प्रकाश जो आपका 10 रूपक का है, चतुर्थ प्रकाश की जो विषय वस्तु है बंधुओं, और रस है। देखिए रस, रसों पर विचार किया गया है। तो रस आप समझ सकते हैं, जो श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस आदि जो रस हैं। और एक बात मुख्य रूप से बतानी थी कि जो नाटक आदि जो या रूपक होते हैं, नाटक या रूपकों में कभी शांत रस नहीं होता। ये अलग से अपने पास जानकारी रखिएगा कि शांत रस का प्रयोग कभी रूपक में नहीं होता। हाँ, महाकाव्य हैं, गद्य हैं आदि सब जगह पर शांत रस का प्रयोग मिलता है, लेकिन नाटकों में अर्थात रूपकों में प्रयोग नहीं मिलता। और रूपक को हम लोग सामान्य रूप से नाटक कह देते हैं, जबकि नहीं कहना चाहिए। तो रूपक अलग है, नाटक उसका एकमात्र भेद है। तो इस प्रकार बंधुओं 4 प्रकाश की चर्चा की। 4 प्रकाश की क्या विषय वस्तु है मैंने आपको बताई। अब जो 10 रूपक ग्रंथ है उसका जो प्रारंभ है वह कैसे किया है, मंगलाचरण क्या है 10 रूपक का, मैं उसके विषय में आपको बताता हूँ और 10 रूपक का प्रथम प्रकाश प्रारंभ करता हूँ। तो बंधुओं यहाँ पर जो मंगलाचरण है, जो कि 10 रूपक में धनंजय ने दिया है, वह क्या है देखिए। अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद में ये मंगलाचरण है। तो क्या कह रहे हैं, नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठः पुष्करायते मदाभोग घनध्वानो नीलकंठ से तांडवे। क्या कह रहे हैं कि इसमें संक्षेप में आपको बता दें, विस्तार से चर्चा अभी नहीं हो पाएगी। तो गणेश जी को नमस्कार करते हुए, और गणेश जी कैसे, गणेश जी जिनका जो कंठ है वो गंभीर ध्वनि वाला है। क्या कहा है, पुष्करायते यत् कंठः पुष्करायते, जिनका कंठ पुष्कर के समान, मृदंग के समान गंभीर ध्वनि करने वाला है। और नीलकंठस्य तांडवे, कब, नीलकंठस्य तांडवे, नीलकंठ के तांडव में। तो नीलकंठ अर्थात शिव के, अर्थात उनके जो पिताजी हैं, नीलकंठ के शिव के तांडव में जो मृदंग का काम करता है, जिन गणेश जी का कंठ, ऐसे गणेश जी, और जो जिनका कंठ मदाभोग घनध्वानो है, मदाभोग घनध्वानो अर्थात मद की आभोग से, मद की परिपूर्णता से युक्त है, ऐसा गणेश जी का जो कंठ है, जो कि शिव जी के तांडव में मृदंग का काम करता है, ऐसे गणेश को नमस्कार है, ऐसे गणेश जी को नमस्कार है। इस अनुष्टुप छंद में धनंजय ने अपनी बात को प्रारंभ किया है श्री गणेश जी की स्तुति करके। इसके बाद बंधुओं देखिए, और इसमें थोड़ा सा और अंदर अगर जाएंगे तो प्रकृत और अभिमत 2 देवताओं को नमस्कार किया है। तो इस पर चर्चा आप लोग जब चाहेंगे तो हम बाद में भी कर लेंगे। हाँ, दूसरा जो मंगलाचरण के रूप में ही हम इसको लेते हैं। तो यहाँ पर विष्णु जी और भरत मुनि को समर्पित किया है, उनकी स्तुति की है। तो क्या कहा है, ये भी जो इसका व्रत है वो अनुष्टुप ही है। तो क्या कह रहे हैं कि 10 रूपानुकारेण यस्य मादन्ति भावकः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। 10 रूप का अनुकारेण। अब यहाँ पर देखिए श्लेष के साथ बात की है, 10 रूप अनुकारेण, 10 रूपों का अनुकरण करने वाले। अब देखिए 10 रूपों का व्याख्यान करने वाले कौन है, भरत मुनि, और 10 अवतार लेने वाले कौन हैं, विष्णु जी। तो दोनों लोगों को लक्ष्य करके छंद दिया है कि 10 रूप अर्थात जिन्होंने 10 अवतार लिए, विष्णु जी की स्तुति करता हूँ, और 10 रूप अर्थात 10 रूपकों का प्रणयन करने वाले भरत मुनि को नमस्ते करता हूँ। तो यहाँ पर द्वितीय पंक्ति में साफ साफ लिखा है, नमः सर्वविदे तस्मै,
सर्वविद उसके लिए नमस्कार है, विष्णवे भरताय चा, विष्णु के लिए नमस्कार है, भरत के लिए नमस्कार है। ऐसा कह के द्वितीय मंगलाचरण जो है स्थान दिया है धनंजय ने। तृतीय जो छंद है इसमें ग्रंथ का महोदय प्रयोजन बताया गया है बंधुओं। तो ग्रंथ का क्या प्रयोजन है वो यहाँ पर दिया गया है और आर्या छंद में ये प्रयोजन यहाँ पर बताया गया है। अब मैं इसको जो इसका प्रयोजन है वह आपको बता देता हूँ कि प्रयोजन कई प्रकार की दृष्टि से होते हैं, जैसे पाठक की दृष्टि से, लेखक की दृष्टि से। तो पाठक की दृष्टि से, लेखक की दृष्टि से प्रयोजन भिन्न भिन्न होते हैं। तो श्रोता की दृष्टि से अर्थात पाठक की दृष्टि से जो प्रवृत्ति है या ग्रंथ का जो प्रयोजन है वो इसमें दिखलाया गया है कि कस्यचित् एव कदाचित् दयया विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तमन्यो वृजति जनो येन वैदग्धीम। तो यहाँ पर बताया है कि जो सरस्वती हैं वो उनकी दया से, दया सरस्वती की दया से, कृपा से वो किसी को भी ऐसा विषय ज्ञात करा देती हैं, ऐसा विषय घटित करा देती हैं सरस्वती अपनी दया से, कृपा से। और जैसे ही वो ज्ञात कराती हैं तो सामान्य जन भी, अन्य जन भी पांडित्य को प्राप्त हो जाता है। तो श्रोताजनों के लिए भी ये बताया गया है कि जो सरस्वती देवी हैं वह किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिभा को गठित कर सकती हैं, उनको उसके अंदर प्रतिभा, प्रज्ञा जनित कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रयोजन है, सामान्य जन भी विद्वान की श्रेणी में आ जाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके बाद बताते हैं कि ग्रंथकार अपना प्रयोजन बताते हैं कि स्वयं इस प्रयोजन से इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा छंद है बंधुओं, और इसमें एक तरीके से बहुत संपूर्ण सार भर दिया गया इस छंद में। इस छंद को पढ़ाने के बाद ही अपनी बात को पूरा करूंगा। और देखिए क्या कह रहे हैं, उद्धृत्य सारम, उद्धृत्य सारम यम अखिलम, उद्धृत्य सारम यम अखिलम निगमात नाट वेदम विरंची, चक्रे यसे प्रयोगम मुनिरपि वर्तस्तांडवम नीलकंठः। क्या कह रहे हैं, उद्धृत्य अर्थात निकाल करके, सारम सार को निकाल करके, जिस अखिल निगमात अर्थात संपूर्ण वेदों से सार को निकाल करके जिस नाट्य वेद को विरंची अर्थात रचा। 4 वेदों से आप लोगों ने अगर भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ा होगा 36 अध्याय का, उसके प्रथम अध्याय में ही आप पढ़ेंगे कि कौन से वेद से किस को लेकर के नाट्य वेद की रचना की गई। और वो छंद है जगृहा पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेव च, और यजुर्वेदात अथर्वया, यजुर्वेदात अर्थान अभिनयान और रसान अथर्वणातपि, ऐसे करके एक छंद है वहाँ पर। तो वहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि कौन से वेद से क्या विषय वस्तु ली और नाट्य वेद को बनाया। तो यहाँ पर भी लिखा है कि 4 वेदों का सार लेकर के इस नाट्य वेद की रचना की गई। और चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि, चक्रे अर्थात किया, यस्य जिसका, प्रयोगम प्रयोग, और जिसका प्रयोग मुनि अपि मुनि होकर भी, भरत मुनि ने जिसका अभिनय प्रयोग मुनि होकर भी भरत ने किया। और तांडवम नीलकंठा, और तांडव नृत्य नीलकंठ ने किया। तीसरी पंक्ति, सर्वाणी लास्यमस्य, सर्वाणी अर्थात पार्वती ने लास्य, सर्वाणी पार्वती का नृत्य लास्य कहा जाता है, नीलकंठ का नृत्य तांडव कहा जाता है। तो प्रतिपदम परम लक्ष्मः कहा कर्तुम इष्टे, ऐसे नाट्य वेद के प्रतिपद का लक्षण करने में कौन समर्थ है। ऐसा नाट्य वेद जो पार्वती के लास्य, शिव जी के तांडव, भरत मुनि के अभिनय, और भरत मुनि का अभिनय, और जिसका ब्रह्मा जी से संबंध है, 4 वेदों से संबंध है, उसका वर्णन करने में, उसका व्याख्या करने में कौन समर्थ है। फिर चौथी पंक्ति में क्या कहते हैं, नाट्या नाम किंतु किंचित, किंतु नाट्या नाम
प्रगुण रचनया, इस छोटी सी रचना से, प्रगुण रचना से, गुण से भरी हुई रचना से, लक्षणम, उसके लक्षण को, संक्षिपामी अर्थात संक्षेप में बताता हूं। तो कह रहे हैं कि जो नाट्य का लक्षण है, मैं फिर भी अपनी बुद्धि से, अपने सामान्य बुद्धि से उस लक्षण को बताना चाहता हूं। ये ग्रंथकार ने अपना प्रयोजन यहां पर दिया है। परीक्षा की दृष्टि से भले ही ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ग्रंथकार जब भी कोई रचना करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि हम ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, तो यह बताया गया यहाँ पर। इसके बाद देखिए बंधुओं, जो यहाँ पर अगला छंद है, व्याकीर्णे मंदबुद्धि नाम जायते मति विभ्रमा। व्याकीर्णे अर्थात जो मंदबुद्धि लोग होते हैं यहाँ पर, उनका विस्तृत ग्रंथ में मति भ्रम हो जाता है। जो बड़ा ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनको मति का भ्रम हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए संक्षिप्त किरेति अंजसा, मैंने संक्षिप्त रूप से, सरल रीति से इस ग्रंथ की रचना की है, जिससे जो मति विभ्रम ना हो, मंदबुद्धि लोग भी जिसको पढ़ सकें, सामान्य बुद्धि के लोग भी जिसको पढ़ सकें और रूपकों में प्रवेश कर सकें, रूपकों के ज्ञान में प्रवेश कर सकें, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार बंधुओं, ये 10 रूपक का जो सामान्य सा एक मेरा जो दृष्टि थी, वो उस पर मैंने दृष्टिपात किया है। आगे के सत्र में विस्तार से बात करेंगे। आगे की जो योजना है कि अवस्थानुकृति नाट्यम, रूपकम तत्समारोपात इत्यादि जो लक्षण हैं नाट्य के, रूप के, रूपक के आदि, जो कथा वस्तु संबंधित जो आते हैं, उन पर आगे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है बंधुओं।